Good morning to all of you. In today's class, I have taken some extra questions from different chapters. So first question is from statistics. Question is, if the mean of the following distribution is 27, then find the value of P. P is here unknown frequency. Class interval and frequency both are given. Class interval is 0 to 10, 10 to 20, up to 40 to 50, and its respective frequencies are 8, P, 12, 13 and 10. As you know, first of all, we find X. X means the mid value, that is class mark. That's formula is upper limit plus lower limit upon 2. So 0 plus 10, that is 10, 10 by 2, that is 5. उसके बाद हम 10 10 को ऐड करते जाएंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 10 10 का है, क्लास साइज 10 है, तो क्लास साइज को हम आगे ऐड करते जाएंगे. 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 15 में 10 ऐड करेंगे 25, इस तरह 35, 45. उसके बाद आपको पता है मीन के फॉर्मूला में fx की जरूरत होती है, तो हम fx फाइंड किया. fx फाइंड करेंगे, 8 5 40, 15 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 15p, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 35 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 455, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450. अब हम सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 13 23 प्लस 12 35 प्लस 8 43 अब प्लस p, because p and 43 both are unlike terms, so that should be separated. And now fx को हम ऐड करेंगे सारे fx को, तो पहले सारे नंबर को ऐड कर लिया, 450 प्लस 455 प्लस 300 प्लस 40, ये हो गया 1245, और उसमें हम अलग से 15p को ऐड कर दिए. तो दिस इज सिग्मा fx. अब हम मीन का फॉर्मूला रखेंगे. मीन इज डिनोटेड बाय x बार. यू नो मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f. This is the formula of mean, sigma fx upon sigma f. तो मीन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 27, मीन की जगह पे 27 रख दिए. सिग्मा fx दिया है 1245 प्लस 15p अपॉन में सिग्मा f दिया हुआ है 43 प्लस p. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 के नीचे 1 है, तो 27 को हम 43 प्लस p से मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइंडली, और इधर इक्वल में लिखेंगे 1245 प्लस 15p. 27 को 43 से मल्टीप्लाई करने पे 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, 108 में 8 ऐड करेंगे 116, यानी 1161 प्लस 27p इक्वल टू 1245 प्लस 15p. अब हम p को इधर लाएंगे और 1161 को उधर ले जाएंगे, तो 27p माइनस 15p इक्वल टू 1245 माइनस 1161. 27 में से 15 को माइनस करेंगे हम 12 होगा, 12p इक्वल टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 14 में से 6 को माइनस करेंगे 8, 11 में से 11 माइनस करेंगे 0, दैट इज 84. तो 12p का वैल्यू 84 हुआ, तो p इक्वल टू 84 अपॉन में 12. 12 के टेबल में 84 आता है, 12 7 जा 84, दैट इज p, दैट इज अननोन फ्रीक्वेंसी इज 7. So students, in such type of question, sometimes the unknown frequency is to be calculated and mean will be given to you. Sometimes median will be given to you and unknown frequency we have to find. Sometimes mode will be given to you and we have to find the unknown frequency. So in such type of question, this question is related to mean. So I have calculated firstly x, and x, you know, x is the mid value, upper limit plus lower limit by 2. तो मैं x, सारे x को निकाला, मैंने जितने भी क्लास इंटरवल है सबका x निकाला. फिर हमने f को x से मल्टीप्लाई करते गए, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिग्मा fx निकाला. सिग्मा fx में सारे fx को ऐड किया और फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, सिग्मा f लिखा.
उसके बाद हमने मीन का फॉर्मूला लगाया। मीन के फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ को पुट किया, मीन की जगह पे 27 रख दिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया तो P का वैल्यू आया 7। thus P equal to 7 is the required value, required unknown frequency of the given question. Now second question I have taken from second chapter polynomials. Question is, if alpha and beta are the two zeros of quadratic polynomial x square plus 5x minus k and alpha minus beta equal to 1, then find the value of k. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट k है जो अननोन है, बट रिलेशन दिया है दोनों जीरो का जो डिफरेंस है 1 के इक्वल है. So then I have to find k here. So first of all we have to let here given polynomial as px. To let px be x square plus 5x minus k, that is px equal to x square plus 5x minus k. In the given polynomial a equal to 1, b equal to 5 and c equal to minus k. So firstly we find here sum of zeros, that is alpha plus beta. Sum of zeros, as you know, sum of zeros is minus b by a. It is a formula. So b is given here 5, so minus 5, and a is 1, so its value is minus 5. And alpha into beta, that is product of zeros, its formula is c by a. So c is here minus k and a is 1, so its value is minus k. So I have calculated sum of zeros and product of zeros, that is alpha plus beta and alpha and beta. Now alpha minus beta is 1. It is given squaring on both sides, because now you can't put the value alpha and beta here independently, because I have no alpha and beta independently here. I have alpha plus beta and alpha into beta. So here I have to do a squaring on both sides. Squaring on both sides, alpha minus beta whole square LHS and 1 square is RHS. As you know, a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab and 1 square is 1. But here also we can't put the value of alpha and beta independently. So we can write minus 2ab 2 alpha beta as plus 2 alpha beta minus 4 alpha beta, because you know 2 minus 4 is minus 2. So in the place of minus 2 alpha beta I have given 2 alpha beta minus 4 alpha beta, because its calculation is equal to minus 2 alpha beta. तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स फॉर्मूला इज दिस, you know, a square plus b square plus 2ab, that is equal to a plus b whole square. So I have written here alpha plus beta whole square and minus 4 alpha beta, and that is equal to 1. Now alpha plus beta is given, alpha plus beta is minus 5, so this is minus 5 square minus 4 into alpha into beta is given minus k equal to 1. So minus 5 square is 25 and minus minus plus 4k equal to 1. It can be written as 4k equal to 1 minus 25, that is 4k equal to
-24. So k equal to -24 upon 4, that is -6. So the value of k is -6. So what we have seen in this question, from the given polynomial, firstly I have calculated a, b and c. A was 1, b was 5 and c was -k, and then I have calculated here sum of zeros, that is alpha plus beta, that's formula is -b by a, and then alpha into beta, c by a, and this was the condition alpha minus beta equal to 1. हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया. स्क्वायरिंग करने के बाद एक यहाँ पे आइडेंटिटी आया. उस आइडेंटिटी को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा फाइनली, एंड दैट इज इक्वल टू 1. फिर मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट किया. इससे मेरा अननोन वैल्यू यानी दैट इज के का वैल्यू इजिली फाइंड हो गया -6. Now students, I have taken one more question from chapter 3, linear equation, a pair of linear equation in two variables, and question is solve for x and y. This question is of the reducible method. आपको याद होगा मैंने आपको reducible method से x और y का वैल्यू फाइंड करना बताया था. Equation is 5 upon x plus 1 minus 2 upon y minus 1 equal to 1 by 2 and 10 upon x plus 1 plus 2 by y minus 1 equal to 5 by 2. अब देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में कॉमन टर्म है. x plus 1 यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी x plus 1 नीचे है. फिर इसमें y minus 1 है यहाँ पे और यहाँ भी y minus 1 है. तो 5 upon x plus 1 को हम 5 into 1 upon x plus 1 भी लिख सकते हैं. 2 upon y minus 1 को 2 into 1 by y minus 1 भी लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ. एंड 10 upon x plus 1 को हम 10 into 1 by x plus 1 प्लस 2 upon y minus 1 को 2 into 1 by y minus 1 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5 by 2. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 by x plus 1 कॉमन टर्म है दोनों में, तो हम 1 by x plus 1 को स्मॉल a लेट कर लेता हूं एंड 1 upon y minus 1 को हम b लेट कर लेता हूं और इस a और b को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा 5a, क्योंकि ये पूरा हमने a लिया है तो 5a माइनस इस पूरे को हमने b लिया है तो -2b इक्वल टू 1 by 2. दिस इज थर्ड इक्वेशन. This was first equation, this was second equation, and फिर हम इसमें पुट कर देंगे a और b का वैल्यू. तो 10a प्लस 2b इक्वल टू 5 by 2. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेशन मेथड से a और b फाइंड करेंगे हम. तो -2b और +2b कैंसिल हो जाएगा. तो 5a में 10a ऐड कर देंगे तो 15a होगा. यहाँ पे नो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी, नो ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी 2b और 2b सेम टर्म था और एक माइनस और एक प्लस था. अब हम इधर 1 by 2 और 5 by 2 को ऐड करेंगे. ये हो जाएगा 6 by 2 जो 3 के इक्वल होगा. यानी 15a इक्वल टू हो गया 3. तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में 15, that is 1 upon में 5. Now putting the value of a in equation third. इक्वेशन थर्ड में हम a का वैल्यू पुट करेंगे. थर्ड इक्वेशन है 5a minus 2b इक्वल टू हाफ. अब हम a के प्लेस पे 1 by 5 रखेंगे माइनस 2b इक्वल टू 1 by 2. 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 minus 2b इक्वल टू 1 by 2. 1 minus 1 by 2 इक्वल टू 2b. 1 minus 1 by 2 को लिख सकते हैं 2 1 जा 2 minus 1 1 by 2 इक्वल टू 2b. 4b इक्वल टू 1, that is b इक्वल टू 1 by 4.
तो आपने देखा कि a और b हमने निकाला, a इज 1/5 एंड b इज 1/4। अब इस a और b को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां पे हमने लेट किया था, तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b। तो हमने 1/x+1 को a लेट किया था और a का वैल्यू आया है मेरा कितना, a का वैल्यू आया है 1/5। तो ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4। फिर हम b का वैल्यू पुट करेंगे, तो b किसको लेट किए थे, 1/y-1 को हमने b लेट किया था, तो 1/y-1 इक्वल टू b का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, तो y-1 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। thus x equal to 4 and y equal to 5 is the required value of the given equation. So in such types of question we have to follow it, that this is reducible method. In reducible method we have to let any term in the other variable form, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था 1/x+1 को a लेट किया था और 1/y-1 को b, क्योंकि दोनों इक्वेशन में कॉमन टर्म था, तो मैंने पहले उसको दोनों इक्वेशन को a और b के फॉर्म में ले गया, जिसको हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाया। फिर वहां से एलिमिनेशन से a और b निकाल के हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहां से x और y निकल गया। सो स्टूडेंट्स, a lot of questions, extra questions are given in R.D. Sharma from different chapters. So we have to do more and more practice so that your practice should be good, and you have to build up your concept. So we have to practice R.D. Sharma always for extra question. So today I want to finish my class. Goodbye to everyone.